तो वॉशरूम की तरफ जाने लगा। फिर कुछ देर बाद सिद्धार्थ जैसे ही मुंह धोकर वॉशरूम से बाहर आया और उसने अपना चश्मा लगाया तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखने लगा। सिद्धार्थ ने अपना चश्मा उतारा और उसे साफ करने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसे सब साफ दिख रहा है। इसीलिए चश्मा साफ करते हुए उसके हाथ रुक गए। फिर सिद्धार्थ ने फौरन आईने में जाकर अपना चेहरा देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। तभी सिद्धार्थ ने एक बार अपना चश्मा वापस लगाकर देखा तो फिर से सब धुंधला धुंधला सा दिखने लगा। उसने तुरंत आंखों से अपना चश्मा हटाकर देखा तो उसे साफ दिखने लगा। ये देखकर सिद्धार्थ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ये मुझे अचानक से चश्मे के बिना साफ साफ कैसे दिखने लग गया? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जैसे ही सिद्धार्थ ने नहाकर कपड़े पहने तो वो उन्हें पहन भी नहीं पा रहा होता। उसके सारे कपड़े टाइट हो चुके हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? उसने जैसे ही अपनी शर्ट पहनी तो वो शर्ट भी उसकी मसल पर आते आते फट गई। ये देखकर सिद्धार्थ की आंखें खुली की खुली रह गई। ये अचानक से मैं सलमान खान कैसे बन गया? उसने खुद से ही बुदबुदाते हुए कहा। सिद्धार्थ के साथ हुई कल की घटना के बाद से वो पूरी तरह से बदल चुका है और एक नया इंसान बन चुका है। अपने शरीर की मजबूती देख उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में एक चमक। सिद्धार्थ बाहर जाकर अपनी माँ और अपनी बहन को ये सब बताना चाहता है, लेकिन अपने पिता के डर से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। इसीलिए वो अपने डेस्क पर बैठकर किताब खोलकर पढ़ने लगा। 1 घंटा बीतने के बाद उसने अपनी किताबें नीचे रखी। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली ताकि वह अपने दिल की धड़कनों को शांत कर सके। सिद्धार्थ सोचने लगा कि उसके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये किसी भी इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं है। उसकी बॉडी किसी भी मामूली इंसान से कहीं बेहतर हो चुकी है। मगर सिद्धार्थ को सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसका दिमाग भी पहले से कहीं ज्यादा शार्प हो रहा है। उसे अभी कुछ देर पहले पढ़ी हुई सारी चीजें एक बार में याद हो गई हैं। सिद्धार्थ खुद को इस सब की कोई सफाई नहीं दे पा रहा होता और वो किसी को बता भी नहीं सकता कि आज वो कितना खुश है। तभी अपने एक्साइटेड हाथों से उसने अपना पुराना गिटार पकड़ा और एक गाना बजाना शुरू किया। सिद्धार्थ को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में इतने अच्छे से कुछ बजा सकता है। यहाँ तक कि वो बड़े बड़े आर्टिस्ट से भी कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से वो गाना बजा पा रहा है। ये सब कुछ उसके लिए बेहद नया है। एक तरफ वो काफी ज्यादा डरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ वो काफी ज्यादा खुश भी है। अपने इस नए सुपर ब्रेन के साथ वो किसी भी चीज को बेहद आसानी से और बेहद कम समय में याद कर सकता है। इन सारी चीजों को समझने में उसे थोड़ा वक्त लग रहा है। सिद्धार्थ अपनी किताबों में पूरी तरह से तल्लीन ही होता है कि तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला और उसकी बहन अंदर आई। ओए सिड, क्या कर रहा है? श्वेता अपने हाथ में एक सेब लिए अंदर आई और आराम से बैठकर सेब खाते हुए पूछा। उसे देखते ही सिद्धार्थ ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और कहा, अरे तू मेरा फिर से दिमाग खाने आ गई? जा बाहर जाकर सेब खा। मैं तो यहीं बैठी रहूंगी, तुझे जो करना है कर ले। इतना कहकर वो आराम से पांव पसार कर वहीं बैठ गई। श्वेता सिद्धार्थ से 2 साल छोटी है, लेकिन उसके नखरे बिल्कुल बड़ों जैसे हैं। वो भी घर में सबके ऊपर अपना हुक्म चलाती है और सबको उसकी बात माननी पड़ती है। तुझे कुछ काम है? सिद्धार्थ ने उसे जल्दी से वहां से भगाने के लिए पूछा। मुझे कोई काम नहीं है। तभी उसकी नजर सिद्धार्थ की किताबों पर पड़ी। तभी उसने सिद्धार्थ को घूरते हुए पूछा, अब तू पढ़ने भी लगा? तुझे क्या लगता है तेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा या नहीं? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इस बार अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। अच्छा चल इतना मत सोच, मुझे लगता है तेरा एडमिशन हो जाएगा। अपनी बहन की बात सुनकर सिद्धार्थ ने हंसते हुए पूछा। अच्छा, और तुझे कैसे पता कि मेरा एडमिशन हो ही जाएगा? इतना भी नालायक नहीं है तू। बाकी कुछ असर तो मुझ जैसे जीनियस का भी पड़ा ही होगा ना तुझ पे। इतना कहकर श्वेता ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठा लिया, जैसे वो कहीं की राजकुमारी हो। हाँ, अभी बताऊं पापा को अपना होमवर्क छोड़कर यहाँ पर क्या बकवास कर रही है तू? रुक, पापा।
तभी श्वेता ने उठते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, नहीं बोल रही कुछ, नाराज क्यों हो रहा है? तभी अचानक से श्वेता की नजर सिद्धार्थ के चेहरे और उसकी बॉडी पर पड़ी। वह कुछ देर तक तो अपने भाई की तरफ देखती रही और फिर उसने पूछा, सिड, तुझे कुछ हुआ है क्या? आज तू कुछ अजीब सा लग रहा है। ये सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा हिचकिचा गया और उसने पूछा, अजीब सा मतलब? मैं अजीब कैसे लग रहा हूँ? मुझे नहीं पता। फिर श्वेता ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो अजीब जरूर है। इतना कहकर श्वेता उसके कमरे से चली जाती है। श्वेता अपने भाई को ये नहीं बता सकती कि अचानक से उसे सिद्धार्थ पहले से काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है और उसकी आंखों में एक चमक है जो श्वेता ने आज से पहले कभी नहीं देखी। यहाँ तक कि वो कुछ इंच लंबा भी लग रहा है। लेकिन इन सब की वजह क्या है? कुछ देर बाद सिद्धार्थ के पिता बसंत घर लौटे और सीधा अपने कमरे में जाकर अलमारी खोलने लगे। जैसे ही उन्होंने अंदर का लॉकर खोला तो तभी सुनीता अंदर आ गई और उन्होंने अपने पति से पूछा, अरे गुड़िया के बापू, ये सब क्या करत हो? उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से बसंत लॉकर खोलकर क्या कर रहे हैं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और अपनी बीवी से कहा, हमका ये सब रुपया निकाले का पड़ी गुड़िया की माँ। अगर हम ये रुपया नहीं निकाले तो हमरा बिटवा किसी स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा, उसकी जिंदगी खराब हो जाए। बसंत की बात सुनकर सुनीता काफी परेशान हो गई। उसने तुरंत बसंत के करीब जाकर उनसे पूछा, पर गुड़िया ऊका का हुई? हमने पाई पाई करके ऊकी शादी के लिए पैसा जोड़ना शुरू किए हैं। अगर हम अभी ही पैसा निकाल ले तो ऊके लिए का बची? अपनी बीवी की बात सुनकर बसंत कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। अपनी बेटी का चेहरा अपनी आंखों के सामने आते ही उनकी आंखें भर आई, मगर उन्होंने जवाब दिया, लेकिन गुड़िया की माँ, हमका कछु न कछु तो करना ही होगा। हम अपन बिटवा को इतना बर्बाद नहीं होने दे सकत। लेकिन तू गुड़िया की फिक्र ना कर। अरे हम ऊका बाप हूँ बाप, हम ऊका कहीं से कोई कमी नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन ऊकी शादी हम धूमधाम से करी, हम और कड़ी मेहनत करबे। एक और जगह रेड़ी लगाने की जगह गली गली जाकर हम फल बेचब, पैसा इकट्ठा हो जाएगा गुड़िया की माँ, हम पर भरोसा रख। सुनीता की आंखों में आंसू है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ कमरे के बाहर छुपकर सारी बातें सुन रहा है। ये सब सुनकर वो भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरे माँ बाप इतनी तकलीफ में सिर्फ मेरी वजह से हैं। तभी अचानक से उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और वो चुपचाप नाहम जल्दी में अपने कमरे में चला गया। बसंत उसके कमरे में आए और उससे कहा, चला जल्दी से अपना बुशर्ट पैंट पहन तैयार हो जाओ, हम तुम्हारी स्कूल जा रहे हैं। घर से कुछ ही दूर बने बस स्टॉप से बस लेकर वो दोनों सिद्धार्थ के स्कूल निकल गए। पूरे रास्ते उन दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा। बसंत को देखकर लग रहा था जैसे उनके मन में काफी कुछ चल रहा है। उनके माथे की लकीरें एक बार भी नहीं मिटी। आखिर में जब वो दोनों दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के गेट पर पहुंचे तो सिद्धार्थ ने देखा कि उसके पापा ने गहरी सांस ली और अपनी जेब में पड़ी हुई उस पैसों की गड्डी पर हाथ घुमाया। फिर वो दोनों सीधा मिस्टर वर्मा के ऑफिस की तरफ चल दिए। ऑफिस के सामने पहुंचकर अंदर जाने से पहले बसंत के मन में एक साथ काफी सारी बातें चल रही थी, जैसे आज वो किसी भी कीमत पर खाली हाथ यहाँ से नहीं जाने वाला। सिद्धार्थ को स्कूल से निकाल दिया गया है और इसी सिलसिले में सिद्धार्थ और उसके पापा उसके प्रिंसिपल मास्टर वर्मा से बात करने आए हैं। तभी बसंत ने उसके ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनकर मिस्टर वर्मा ने अपनी सख्त आवाज में कहा, कम इन। मिस्टर वर्मा की आवाज सुनकर बसंत ने अपने पीछे खड़े सिद्धार्थ की तरफ देखा और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। फिर वो दोनों मिस्टर वर्मा के ऑफिस में एक साथ अंदर आए। सिद्धार्थ को वहां पर देखते ही मिस्टर वर्मा के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए और वो नाराज होकर गुस्से में कहने लगे, तुम्हें तो हमने स्कूल से निकाल दिया था ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ अपना चेहरा नीचे झुकाए वहां खड़ा रहा और उसने कुछ नहीं कहा। निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जब मन करेगा तुम यहाँ पर आ सकते हो?
जैसे अभी तुम इस स्कूल में पढ़ते हो। अभी की अभी चुपचाप यहाँ से चले जाओ। प्रिंसिपल को इस तरह से नाराज देखकर बसंत तुरंत सिद्धार्थ के आगे आ गए और उन्होंने वो पैसों की गड्डी मिस्टर वर्मा की डेस्क पर रखते हुए कहा, साहब ऐसा जुल्म मत कीजिए। हम अपने इस नालायक बिटवा को यहाँ पर हुजूर से माफी मांगने के लिए लेकर आया हूँ। हमका पता है कि आप इका माफ कर दे। ये तो अभी बालक है, इका बिल्कुल भी समझ नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे सब सीख जाएगा। नहीं बसंत, अब और नहीं। अब ये बात मेरे हाथों से निकल चुकी है। अब मैं तुम दोनों बाप बेटों की बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। इस बार तुम्हारे बेटे ने सारी हदें पार कर दी। इस बार मेहरा जी की बेटी रुचि ने इसके खिलाफ शिकायत की है। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? वो हर साल हमारे स्कूल को लाखों का डोनेशन देते हैं। अब तुम दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, हम आपसे विनती करता हूँ। बसंत ने उनसे गुहार लगाते हुए कहा, साहब हमारा बेटा कल को कॉलेज के दाखिले की परीक्षा में बैठने वाला है। अगर आप ई का एक मौका नहीं देंगे तो ई की जिंदगी खराब हो जाएगी। हम आपके हाथ जोड़त हैं, आपके पैर पड़त हैं, ई का बस एक मौका दे दीजिए। लेकिन उन लोगों की बात सुनकर मिस्टर वर्मा काफी ज्यादा इरिटेट हो गए। वह तुरंत खड़े हुए और उन्होंने एक झटके में वो पैसे की गड्डी नीचे जमीन पर गिरा दी, जिससे जमीन पर यहाँ से वहां फैल गए। मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ से निकल जाओ तो निकल जाओ। अपने ये फटे पुराने नोट लो और चुपचाप यहाँ से चलते बनो। तुम्हारे बेटे की जिंदगी में मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलवाकर तुम दोनों को अरेस्ट करवा दूंगा। लेकिन बसंत नीचे जमीन पर पड़े हुए अपने बिखरे हुए पैसों को देखने लगा, जैसे वो सिर्फ पैसे न होकर उसके बेटे के सपने बिखरे पड़े हों। उन्होंने अपना खून पसीना एक करके ये पैसा जमा किए थे और आज फिर बसंत अपनी नम आंखों से मिस्टर वर्मा के गुस्सैल चेहरे की तरफ देखता है। आज उन्हें बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वहीं सिद्धार्थ अपने पिता की हालत देखकर हैरान है। जिसके पिता कल तक उसे स्कूल से निकाले जाने पर डांट रहे थे, आज वही पिता उसकी आंखों के सामने बेबस और लाचार खड़े हैं। यह देखकर सिद्धार्थ फौरन अपने पिता को कंधे से पकड़कर उठाता है। फिर वो अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और प्रिंसिपल की तरफ देखने लगता है। ये देख बसंत सिद्धार्थ की हथेली पर अपना हाथ रख देता है और उसे वहां से चलने का इशारा करते हैं। बसंत आगे भी कुछ कहना चाहते हैं, मगर इस वक्त उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। इस वक्त उनकी कोई भी बात सुनकर मिस्टर वर्मा का गुस्सा शांत होने वाला नहीं है। इसीलिए बसंत का चेहरा उतर गया और वो मिस्टर वर्मा के ऑफिस से बाहर जाने लगा। रुको! तभी अचानक मिस्टर वर्मा ने उनके पीछे से आवाज लगाई, अपने ये पैसे भी समेटो। अगर रिश्वत ही देनी है तो उसका दम रखो, इतने कम पैसों से कुछ नहीं होता। अब दफा हो जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वो गड्डी देखते ही मिस्टर वर्मा साफ साफ समझ गए कि वो पैसे 40-50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन मिस्टर वर्मा को कौन बताए कि ये पैसे जिन्हें वो कम और फटे हुए बता रहे हैं, वो बसंत की जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। फिर बसंत और सिद्धार्थ तुरंत नीचे झुककर वो सारे पैसे उठाने लगे और वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ गए। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ पीछे मुड़ा, उसके कदम रुक गए। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? आखिर क्यों रुके हैं सिद्धार्थ के आगे बढ़ते कदम? क्या बसंत अपने बच्चों का भविष्य बचा पाएंगे? क्या करेगा सिद्धार्थ अब? जानने के लिए सुनते रहिए तू मेरा हीरो नंबर